नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार झारखंड में कांग्रेस कोटे से कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन में जो पेच फंसा हुआ है उसको दूर करने, जी हां, कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि कई विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिन 4 नामों को लेकर के जेएमएम ने मंजूरी दे दी थी, इनफैक्ट कि आप अपने कोटे से 4 मंत्री बना सकते हैं, कांग्रेस ने उन 4 लोगों का नाम किस आधार पर तय किया, यह भी हम आपको बताएंगे। 4 वो कौन नाम हैं जिनको कांग्रेस मंत्री बनाना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो झारखंड के हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं, हाईकमान से उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद उन नामों की लिस्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दिया जाएगा। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरजेडी कोटे से कौन मंत्री बन रहा है और कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बन रहा है, साथ ही साथ स्पीकर कौन बन सकता है। इन तमाम बातों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे और उनको मंत्री बनाने का, स्पीकर बनाने का आधार क्या है, हेमंत सोरेन ने क्या कुछ सोच रखा है, कांग्रेस अपने कोटे से किस किस लोग को मंत्री बना रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि बन्ना गुप्ता इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव हार गए, उन्हें सरयू राय ने चुनाव हरा दिया, बाकी 3 मंत्री चुनाव जीत गए। ऐसे में क्या वो तीनों मंत्री बन रहे हैं और चौथा नाम है तो किसका है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर, जी हां, जो कि झारखंड से आते हैं, सुबोध कांत सहाय, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। बैठक उस परिवेश में नहीं हो रही थी, सब लोग आए हैं तो आपस में एक्सचेंज ऑफ व्यूज था, वो कर रहे थे। मंत्रिमंडल के बारे में जो हाईकमान से प्रभारी जी की अभी बातचीत नहीं हो पाई है, उसका कारण था सैटरडे संडे हो गया, आज के दिन पार्लियामेंट और जो लो है, तो आज कल में इनकी बात हो जाएगी और ये 9 तारीख के पहले होना है, 9 के पहले होना है। मुझे नहीं लगता है कि 9 तक भी समय लगेगा, उसके पहले हो जाएगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी क्या मांग कर रही है, क्या मंत्री? कोई मांग नहीं है। जो 4 1 जो है जेएमएम जो है वो 6, तो इसमें कोई बहुत मांग की बात नहीं है, जो है क्लियर है। बहुत मांग की बात नहीं है, लेकिन जो है सो क्लियर है। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां भी मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर सस्पेंस बना हुआ है। वैसे अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम को तय किया जा चुका है, शिंदे भी मान गए हैं, पर क्या वाकई मान गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक झारखंड में सवाल है, तो झारखंड में इस बात को लेकर के कोई संशय नहीं है कि वहां जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हेमंत सोरेन, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बन चुके हैं। इनफैक्ट उनका शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं हुआ है? कांग्रेस अपने 4 नामों को तय क्यों नहीं कर पा रही है? कांग्रेस के विधायक लगातार दिल्ली में डेरा डालकर किस पर दबाव बना रहे थे और आखिरकार कांग्रेस को फैसले लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किन 4 नामों को सबसे आगे रखा जा रहा है जिनकी संभावना मंत्री बनने में सबसे ज्यादा है। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राज सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है बिहार की बात में। श्याम किशोर चौबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले ये बताइए कि सुबोध कांत सहाय को आपने सुना, वो कह रहे थे कि हमारे नेता गए हुए हैं, कल सैटरडे संडे था, आज सदन चल रहा है, मतलब बात हो जाएगी और 9 तारीख से पहले तय हो जाएगा। 9 तारीख से झारखंड विधानसभा की शुरुआत होगी, जो ये विधानसभा का गठन होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस अभी तक फैसले लेने में इतना विलंब क्यों कर रही है? वजह क्या है? क्या सभी मंत्री बनना चाह रहे हैं या कांग्रेस के नेतृत्व में
वो क्षमता नहीं है कि वो फैसला ले सके कि आखिरकार 4 लोग मंत्री बनेंगे कौन। श्याम किशोर चौबे जी, श्याम किशोर जी, आप सुन पा रहे हैं जी? जी जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। जी कांग्रेस में हौच-पौच की स्थिति शुरू से रही है और मेरे ख्याल से कांग्रेस में इधर जो आधुनिक युग का जो कांग्रेस है, इंदिरा गांधी के बाद वाली कांग्रेस, इसमें फैसले लेने में हर बार देर होती है और आंतरिक लोकतंत्र के नाम पे बहुत खींचा जाता है। हालांकि आंतरिक लोकतंत्र जैसा कुछ होता नहीं है, अब किसी भी पार्टी में नहीं है, कहीं नहीं। कांग्रेस फैसले लेने में देर क्यों कर रही है? इसलिए कि अगर कोई टूट फूट हुई तो वो कांग्रेस में ही हो सकती है। पिछली बार जब हेमंत सोरेन की सरकार थी, महागठबंधन उस समय कहलाता था, महागठबंधन की जो सरकार थी, उस समय भी जो बीच में कम से कम 2 बार टूट फूट की चर्चा हुई तो उसमें कांग्रेस वाले ही शरीक थे, कांग्रेस के ही विधायक थे। इस बार हालांकि चूंकि इंडिया ब्लॉक को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिल रहा है और भाजपा या कहिए एनडीए बहुत पीछे है, तो टूट की वैसी संभावना नहीं है। लेकिन कांग्रेस की ये कहिए कि मैं कुंडली में लिखी हुई है कि ये बिल्कुल, मैं वही समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना भारी मैंडेट हो और उसके बाद आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि मंत्री कौन होगा और उसको लेकर के फैसला रुका हुआ है। ये स्थिति आरजेडी की भी है। वैसे कहा जा रहा है कि आरजेडी भी मान गई है कि 1 मंत्री होगा, कांग्रेस भी मान गई है कि 4 मंत्री ही अपने कोटे से वो बना पाएगी। ऐसे में राज सिंह जी, आप बताइए कि मामला फंस कहां पर रहा है? क्यों नहीं कांग्रेस फैसला ले पा रही है कि मंत्री बनेंगे तो ये बनेंगे? क्या अपने विधायकों को एक साथ जोड़े रखने में दिक्कत हो रही है? डर हो रहा है कि 4 लोगों का नाम प्रस्तावित कर दिया तो बाकी 12 लोग निकल चलेंगे? देखिए पंकज जी, कांग्रेस पार्टी जो है, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं चुनाव के दौरान, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं दी थी। इंडिविजुअली जो उनके उम्मीदवार थे वो अपनी अपनी सीटों पर लड़ रहे थे। तो संगठन और जो आला कमान, हाई कमान की बात है उस पर तो बाद में आएंगे। तो कांग्रेस में अपनी इंडिविजुअली लड़ाई जो है, लड़ने वाले जो विधायक हैं जो चुनकर आए हैं, जिनको संगठन से ज्यादा कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का साथ मिला, इस वजह से वो विधानसभा तक पहुंचे हैं। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी है। कई ऐसे लोग हैं जो पिछली सरकार में चाहते थे कि उनको मिले, नहीं मिला, आखिर समय में जो है उनको मौका मिला। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपना तिक्रम बिराने में लगे हुए हैं। एक ताजा उदाहरण देता हूं मैं, इरफान अंसारी जो वर्तमान में पिछली सरकार में मंत्री थे, वो भी एक तरह से उनको कहते हैं ना कि आखिरी समय में भगवान उनके ऊपर मेहरबान एक तरीके से हो गया। आलमगीर आलम ना उसमें फंसते ना उनको मौका मिलता, लेकिन चूंकि वो मंत्री बने। कल की बात मैं बता रहा हूं कि वो दिल्ली में थे और कल ही जो है वहां पर केशव प्रसाद महतो और जो यहाँ के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, केशव वेणुगोपाल से हुई और इरफान अंसारी भी वहां थे। लेकिन उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि रांची से ही जो है उनके नाम को लेकर थोड़ी नाराजगी दिख रही है। तो आनंद फानंद में दिल्ली से वो पहुंचे और सीधा सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के सामने जाकर जो अपनी हाजिरी लगाई। तो कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है झारखंड में। हर विधायक का अपना एक गुट है और उस गुटबाजी का नतीजा यह है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि 4 नाम कौन होंगे। अभी थोड़ी देर पहले रांची में एक बड़ी जोर से ये चर्चा हुई कि रामेश्वर उरांव जो है उनको ड्रॉप किया जा सकता है। रामेश्वर उरांव को अगर ड्रॉप किया जाता है तो उनकी जगह किसको बनाया जाएगा? दीपिका सिंह पांडे जो है उनके नाम की चर्चा मतलब 2 दिन पहले तक थी कि वो रेस में आगे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि दीपिका पांडे को जो है शायद हो सकता है कि ड्रॉप किया जाए, प्रदीप यादव को आगे किया जाए। तो इस तरह की चर्चा जो है कांग्रेस के भीतर भी हो रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस जो है अब तक जो है अपने, खासतौर से अगर देखा जाए तो अपने जो 4 नाम है उसको चुनने में इतना वक्त लगा रही है। आपको बताएं कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ बैठक की अपने सचिवालय में अधिकारियों के साथ। आज फिर उनकी बैठक जो है राज्य के आला अधिकारियों के साथ है और शपथ ग्रहण समारोह के इतने वक्त बीत जाने के बाद भी कांग्रेस के कोई बड़े नेता जो झारखंड के हैं वो ये बताने की स्थिति में नहीं है
कि वो 4 नाम कौन है और उस पर कब मुहर लगेगी। हालांकि ये बात जरूर निकल कर सामने आ रही है कि 8 लोगों का नाम जो है लेकर वो केशव प्रसाद महतो दिल्ली गए थे, जिसमें रामेश्वर उरांव का नाम था, दीपिका पांडे का नाम था, विक्सल कोंगारी का नाम था, इरफान अंसारी का नाम था, राजेश कश्यप का नाम था। तो ये 8 लोगों का नाम लेकर वहां गए थे, उनमें से 4 लोगों को चुनना है। अब ये 4 लोग कौन होंगे ये तो राहुल गांधी ही डिसाइड करेंगे, और राहुल गांधी शायद अब तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं। अब उसमें समीकरण क्या होगा, जातिगत समीकरण होगा या क्षेत्र के हिसाब से समीकरण बिठाएंगे, तो ये तमाम तरह की बातें हैं। कांग्रेस के नेता, हालांकि अभी जो मेरी थोड़ी देर पहले कुछ जो नेता हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज देर शाम तक जो है में भी हो सकता है कि वो लिस्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, तो इंतजार आप थोड़ा कीजिए। लेकिन 4 नाम के बजाय जो है 8-9 नामों की चर्चा हो रही है। 9 नामों की चर्चा हो रही है। मैं आपके पास आना चाहूंगा अनुपम जी, ये कांग्रेस के निर्णय की स्थिति जो है, निर्णय नहीं लेने की स्थिति जो बार बार हर जगह दिखाई पड़ती है, सीट बंटवारे में देरी, कौन मुख्यमंत्री होगा इसमें फैसले लेने में देरी, उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उसमें देरी, महाराष्ट्र में कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा उसमें देरी, अब जब सरकार इंडिया ब्लॉक की बन रही है तब भी कांग्रेस के कितने मंत्री होंगे उसमें फैसले लेने में देरी। आखिरकार कांग्रेस कब समझेगी? सवाल ये उठता है कि ठीक है सब लोग मंत्री बनना चाहते हैं, वहां ये भी साफ है कि भाई 2/3 मेजॉरिटी है जो इंडिया ब्लॉक है, तब फिर हाई कमान को फैसले लेने में दिक्कत क्या है? ये देरी हो क्यों रही है? 2 बातें पंकज जी। पहले तो जब आप कहते हैं कांग्रेस कब समझेगी, तो आपका मतलब क्या होता है? कांग्रेस में कौन समझता है और कौन फैसला लेता है? पार्टी एज अ होल तो फंक्शन करती नहीं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हाई कमांड उस जमाने में होता था जब हाई कमांड के खड़े होने पे वोट पड़ जाते थे। इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता था कि साहब लैंप, कोई कहावत थी बचपन में सुनी थी कि साहब लैंप पोस्ट को टिकट देंगी तो लैंप पोस्ट जीत जाएगा। राहुल गांधी आपने देखा कि झारखंड में सभी सीटों पर उन्होंने चुनाव ही नहीं किया, महाराष्ट्र में प्रचार ही नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं किया। ऐसे आपको साफ नजर आता है कि जैसे हमेशा इस बात को कहा जाता है कि इतने चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी का जुनून कायम है, लेकिन हरियाणा के बाद वो आपको लगातार एक डिसइंटरेस्टेड से नजर आ रहे हैं। बल्कि हेमंत सोरेन ने उनसे कहा कि साहब आप हमारी सीटों पर जाए ना जाए, कम से कम अपनी सीटों पर तो जाएं। अभी कोई वक्ता कह रहे थे कि वहां पे कांग्रेस नहीं जीती, राहुल गांधी नहीं जीते हैं, पार्टी नेतृत्व नहीं जीता है, लोग अपनी अपनी सीटें खुद जीत गए हैं। तो राहुल गांधी में एक थोड़ा सा एक आपको फ्रस्ट्रेशन सा नजर आ रहा है। तो जो मैं कहता हूँ कि भाई हाई आप बचे नहीं क्योंकि आपके नाम पे वोट पड़ता नहीं, और कमांड में आप बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि इनको लगातार कैसे भूपेश बघेल ने ठेंगे पर रखा। कर्नाटक में आपने देखा कि सिद्धारमैया किस तरह अपने आप को असर्ट करते हैं। राहुल गांधी अडानी का विरोध करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए अडानी को मुख्य अतिथि बना के बुला लेते हैं। तेलंगाना में आपने देखा रेवंत रेड्डी अडानी के साथ फोटो खिंचाते हैं, 100 करोड़ रुपए लेने की बात करते हैं, हालांकि बाद में वो बैकआउट भी करते हैं। तो आप झारखंड में भी राहुल गांधी के मतलब कांग्रेस चाह रही थी कि भाई इतना, वो भी 16 सीट लाके नंबर 2 पे है अपने अलायंस पे, तो डिप्टी सीएम का पद चाह रहे थे, वो बना हो गया। जम्मू कश्मीर में आपने देखा उमर अब्दुल्ला से इनकी बात नहीं बनी, वहां पे इन्होंने मंत्रिमंडल ही नहीं ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में बात नहीं बनी, वहां उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। सारा फोकस ले दे के एक वायनाड पे रह गया। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत, जितनी ताकत, जितनी एनर्जी, जितना पैसा राहुल गांधी और गांधी परिवार की इमेज बनाने में किया है, अगर वो अपने मतलब पार्टी के लिए करते तो बहुत ज्यादा असर पड़ता। यहाँ पे भी आप झारखंड में भी देखें, वो सुरेन 43 सीट लड़ते हैं और 34 जीत लेते हैं, तेजस्वी 7 में से 4 जीत लेते हैं, और कांग्रेस 30 में से 16। मतलब आप देखिए मुश्किल से 50% स्ट्राइक रेट। तो आज भी मैं संसद में देख रहा था, अंदर वो निर्मला सीतारमन बैंकिंग अधिवेशन में 12-12 संशोधन कर रहे हैं बैंकिंग लॉ में, और आप बाहर खड़े होकर अडानी अडानी चिल्ला रहे हैं। आप बाहर खड़े होकर अडानी चिल्ला रहे हो, कह रहे हैं हम संभल जाएंगे, अखिलेश यादव अंदर घुस जाते, जाके संभल में बयान देने लगते हैं। तो
एक एक्चुअली होता क्या, गठबंधन क्यों गड़बड़ा रहा है? जिस तरह ना 1977 का गठबंधन गड़बड़ाया, 1977 में जब कहते हैं जनता पार्टी बनी थी तो उनके पास ले दे के सिर्फ एक एजेंडा था, इंदिरा हटाओ। अभी भी जो ये इंडी गठबंधन है, जो ये विपक्षी गठबंधन है, इनके पास मोदी हटाओ या भाजपा हटाओ के अलावा और कोई भी जिसे कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। शरद पवार को चुनाव के बीच में हमने देखा, वो कह रहे थे कि अडानी को निशाना बनाना गलत है। जिस धारावी स्कीम के लिए अडानी को ब्लेम किया जा रहा है वो तो करना ही नहीं चाहते, तो हमने उनको मना के तैयार किया था। अभी भी आप देखिए अडानी पे के मुद्दे पे न ममता साथ खड़ी हैं, न शरद साथ खड़े हैं। अखिलेश आप बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश यादव अंदर भाषण दे रहे हैं। तो और एक जिसे कहते हैं ना फाइनल नेल इन द कॉफिन, मतलब 2 दशक से ज्यादा समय तक प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति से दूर रखने के बाद अब संभव नहीं हो पाया, फाइनली सोनिया को उनको भी भेजना पड़ा। अब तो उनको एक, अगर आपने जरा से भी राहुल की टीम राहुल और टीम प्रियंका में देखा हो किस तरह विवाद रहता है। आज भी मैं देख रहा था कि जब प्रदर्शन हो रहा था तो राहुल सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। नॉर्मली ये पहली बार हुआ है कि राहुल और प्रियंका साथ साथ थे पर साथ साथ खड़े नहीं थी। प्रियंका को लास्ट लाइन में रखा गया, राहुल को सबसे आगे, प्रियंका को सबसे पीछे। तो बाहर से विरोध, गठबंधन में विरोध, पार्टी में विरोध, अब घर में भी विरोध। बिल्कुल। तो अब हाई कमांड ना हाई बचा ना कमांड में है। बिल्कुल। भाई आप लेकिन ये कहते हैं ना कि कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि सीएलपी कौन होगा, मंत्री कौन होगा, ये हाई कमान तय करता है। तो हाई कमान को तय करने में इतनी दिक्कत क्या आ रही है? हाई कमांड बचा नहीं, बार बार हाई कमांड कितना नहीं, ना वो हाई है, लेकिन ना वो कमांड कांग्रेस के भीतर के लोग तो ये बात मान रहे ना। आपको मैंने अभी सुनाया कि सुबोधकांत सहाय क्या कह रहे थे, डॉक्टर संजय। सुबोधकांत सहाय झारखंड के बड़े नेता हैं। मैं चाहूंगा आपसे ये इस पर कमेंट लूं, उसके बाद किन किन नामों की चर्चा है उसकी भी चर्चा करूंगा। राज सिंह जी हैं, श्याम किशोर चौबे जी हैं। सवाल यह है कि सीएलपी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का हेड कौन होगा, 4 मंत्री कौन होगा, ये जब तय हाईकमान को ही करना है। केशव महतो हेमंत सोरेन से मिल करके दिल्ली आए हैं और फिर ये बीच में सैटरडे संडे आ गया, फिर सदन चलने लगा। मतलब क्या एक कैंपेन में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, फिर आपको सरकार बन जा रही है, उसमें मंत्री नहीं चूज कर पा रहे हैं। कांग्रेस किस तरीके से फंक्शन कर रही है? सवाल ये भी है। अगर बात यही है कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की मेहरबानी से कांग्रेस जीती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को कह देना चाहिए कि अरे आपकी मेहरबानी से जीते हैं, आप ही 4 को चूज कर लीजिए। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय? नहीं, चुनाव के समय भी मैंने कहा था कि कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होगी। ठीक है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई 34 सीटें और सरकार में 56 सीटें जीतना झारखंड में शायद एक ऐतिहासिक जीत माना जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस समय भी मैं कह रहा था कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार नहीं बना पाई तो उसकी कमजोर कड़ी कांग्रेस ही होगी। और अभी जो सरकार बनाने की बात है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, तो जो डिले का कारण है उसमें भी कांग्रेस है। अब तक तो मंत्रिमंडल का गठन हो जाना चाहिए था। और ठीक है, हाई कमांड आपके निर्देशित करें, स्थानीय नेतृत्व निर्देशित करें, तय तो कर लीजिए। 16 ही तो विधायक जीते हैं। अब 16 विधायकों में क्या डर है कि ये टूट फूट हो जाएगी, ये तोड़ लिए जाएंगे विरोधियों के द्वारा, या कोई और गठबंधन में चले जाएंगे, किसी और पार्टी का दामन थाम लेंगे। आखिर इतनी देर क्यों? तो जब चूंकि परिणाम आने के बाद ये सब चीजें तो मैं समझता हूं कि अंदर खाने में चल रही होगी। जो आपने कहा कि सीएलपी कौन होगा और कौन जो है वो मेरे पास जो डॉक्टर संजय नाम है, मैं चाहूंगा कि झारखंड से श्याम किशोर चौबे जी भी हैं और राज सिंह जी हैं। राज सिंह जी बोले इस पे। मुझे जो जानकारी है उसमें कहा यह जा रहा है कि उमेश्वर उरांव बनेंगे, इरफान अंसारी बनेंगे, दीपिका पांडे बनेंगे और प्रदीप यादव बनेंगे। जो चौथे मंत्री हैं वो प्रदीप यादव बनने जा रहे हैं। 3 जो पुराने मंत्री हैं उन्हीं को दोहराया जा रहा है। क्या इन 4 के नाम पर कांग्रेस के विधायकों के बीच में सुलह समझौता नहीं हो पा रहा, उनकी रजामंदी नहीं हो पा रही है? राज सिंह जी देखिए, एक तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि देखिए, अगर प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट से चुनाव जीत कर आते हैं और दीपिका पांडे बिल्कुल बगल के विधानसभा महागामा से वो चुनाव जीतती हैं,
अगर जातिगत और अगर क्षेत्र के हिसाब से भी समीकरण देखें तो ये दोनों एक साथ मंत्री नहीं बन सकते हैं। अभी जो जानकारी आ रही है कि उसमें यह है कि रामेश्वर उरांव, चूंकि रामेश्वर उरांव को लेकर ये बातें अभी चल रही है, कांग्रेस के भीतर भी इस बात की चर्चा है कि उनको इस बार ड्रॉप किया जा सकता है। एक तो उनकी उम्र, और दूसरा जो पिछली सरकार में अगर रामेश्वर उरांव को लेकर आप देखें तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आई थी, और जिसमें अभी थोड़ी देर पहले जो सरकार गिराने या कांग्रेस की टूटने की बात आ रही थी, तो ये तमाम तरह के फैक्टर हैं जिसकी चर्चा कांग्रेस के भीतर भी हो रही है, इंडिया अलायंस के भीतर भी हो रही है। अब यह है कि रामेश्वर उरांव चूंकि एक ट्राइबल लीडर हैं और ट्राइबल कोटे से एक मंत्री को रखना ही है, इस वजह से विक्सल कोंगारी और राजेश कच्छप जैसे जो है नाम, उसकी भी चर्चा हो रही है। अब रामेश्वर उरांव के पास वित्त मंत्रालय है, और जो ये आप नाम बता रहे हैं ये इतने अनुभवी नहीं है कि जो ये डिपार्टमेंट है उसको सही तरीके से ये चला पाए। तो ऐसे में प्रदीप यादव की जो दावेदारी है वो मजबूत होती दिख रही है, क्योंकि एक पुराने नेता हैं और उनके पास अनुभव रहा है, वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। हालांकि जब वो मंत्री थे तब किसी और पार्टी में थे, अभी कांग्रेस में है, और एक जानकार नेता के तौर पर उनकी अपनी एक पहचान झारखंड में है। तो प्रदीप यादव को अगर कंसीडर किया जाएगा तो फिर दीपिका पांडे नहीं बनेंगी, अगर दीपिका पांडे को कंसीडर किया जाएगा तो प्रदीप यादव नहीं बनेंगे। एक जो इरफान अंसारी को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही है कि निशत परवीन, जो कि आलमगीर आलम की पत्नी है और अभी पाकुड़ से चुनाव जीतकर आई हैं, उनके बारे में भी ये चर्चा हो रही है कि निशत परवीन को लेकर भी ये चर्चा है कि निशत परवीन को बनाए, चूंकि वो 80-90 हजार वोटों से चुनाव जीत कर आई हैं। हालांकि घरेलू महिला हैं, आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद जो है उन्हें उतारा गया। आमतौर पर जो आजकल राजनीति में होता रहा है, ये नहीं है कि कांग्रेस में ही ऐसा होता है, बीजेपी में भी मीरा मुंडा से लेकर तमाम उदाहरण हैं, अभी जो गीता कोड़ा तक जो है वो कमोबेश इसी स्थिति से चुनाव लड़ी है, तो निशत परवीन भी उसी कड़ी का हिस्सा है। तब ये है कि मे भी हो सकता है कि निशत परवीन को लेकर भी चर्चा हो रही हो, और इरफान अंसारी और निशत परवीन में दोनों की दावेदारी है। तो ये जो आप नाम गिना रहे हैं, इसमें तो संथाल से देखिए जेएमएम कोटे से भी मंत्री बनेंगे, जिसमें हफीजुल हसन अंसारी जो मधुपुर के हैं उनकी दावेदारी है, अल्पसंख्यक कोटे से वो बन सकते हैं, या एमटी राजा बन सकते हैं। तो सारे मंत्री संथाल से भी हो जाएंगे, तो फिर जो पलामू परमंडल है, या फिर जो उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिण छोटा नागपुर है, या फिर कोल्हान है, तो ये सामंजस्य बिठाना होगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। चलिए, आपका जो डाउट है वो वाजिब भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि श्याम किशोर चौबे जी बताएं इसमें। श्याम किशोर चौबे जी, जो मेरे पास जानकारी है कि पिछले 3 मंत्री दोहराए जा रहे हैं और एक मंत्री प्रदीप यादव को शामिल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरजेडी से जो एक मंत्री बनेंगे, वो जो देवघर से पासवान जी जीते हैं, क्या नाम है, राम नरेश पासवान, सुरेश पासवान आरजेडी कोटे से मंत्री बन रहे हैं, और कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री बन रहे हैं उसमें 3 का रिपीटेशन हो रहा है, जो पिछली सरकार में मंत्री थे, और एक प्रदीप यादव का नाम जोड़ रहा है। आपके पास क्या जानकारी है, आप प्लीज शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, ये अगर ऐसा है, पहली बात मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस की बदनामी ही होगी, इसलिए कि कांग्रेस के विधायक और जगहों से जीत के आए हैं, और पलामू झारखंड एक डाइवर्सिफाइड इलाका है, और यहाँ प्रमंडलवार जो कहिए कि क्षेत्रीय संतुलन अगर ये बिगाड़ेंगे तो इसके जवाबदेह यही होंगे। और मुझको नहीं लगता है कि प्रदीप यादव, दीपिका पांडे और इरफान अंसारी या निशात परवीन, इनमें से कोई 3 बनाए जाएंगे। इनमें से किसी न किसी 1 या 2 को इनको ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। अदरवाइज तो विधायक बेचारे करेंगे कि आप जिसके सिर पे हाथ रख दीजिएगा वही बन जाएगा। और मेरी जानकारी के अनुसार पलामू से भी एक नाम की चर्चा है, वो नाम भी बता दीजिए। राधा कृष्ण किशोर की चर्चा है, और वो बहुत सीनियर विधायक हैं, और कांग्रेस से उन्होंने राजनीति शुरू की थी, बाद में कई दलों में वो गए, फिर कांग्रेस में वापस आ गए। जेडीयू कोटे से भी मंत्री थे वो। हाँ, जेडीयू कोटे से 9 दिनों के लिए थे, केवल 9-10 दिन के लिए थे। हाँ। तो ऐसी स्थिति में मुझको लगता, और जानकार, दूसरी बात की जो संसदीय मामलों का जानकार हो, संसदीय मामलों की जानकारी राधा कृष्ण किशोर के पास है। जहां तक रामेश्वर उरांव की बात है तो उनके पास मतलब कहिएगा कि बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, और लोकसभा में
सदस्य रहने के अलावा केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और अब यहाँ मंत्री भी रहे हैं, तो उनके पास उनकी काट इनके पास वो विक्सल कोंगाड़ी या राजेश कच्छप नहीं हो सकते हैं। आप चाहे इन जिनको बना देवे। बाकी रही बात की 4 में और किसको लेंगे, तो मुझको लगता है कि उसमें एक इनको पलामू पे विचार करना चाहिए और कर भी रहे हैं शायद। और एक चीज और जो इस चर्चा में नहीं है, मैं लाना चाहता हूं कि इस बार पहली बार झारखंड में 12 महिला विधायक जीत के आई हैं, जिसमें 5 कांग्रेस के पास हैं और 3 जेएमएम में हैं और 4 भाजपा में हैं। और सभी लोग महिला प्रतिनिधित्व की बात करते रहे हैं। केंद्र से मोदी सरकार ने 33% महिला आरक्षण का बिल भी ये कराया है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन महिलाओं को कितना महत्व देते हैं। बीजेपी के पास भी स्कोप है, ऐसा नहीं है कि प्रतिपक्ष में रहने से उनका स्कोप खत्म हो गया है। उनके पास भी 2-3 पद हैं, सरकारी पद हैं, जिसको कहिए कि लाल बत्ती वाली पद हैं। ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। बाकी मौजूद विषय तो है यही, मंत्रियों का कहाँ चयन हो पा रहा है। और बड़ी अजीब स्थिति है कि महाराष्ट्र में, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि महाराष्ट्र में जबरदस्त बहुमत आया एनडीए को, महायुति जिसको बोलते हैं, और यहाँ भी आया इन लोगों को, लेकिन यहाँ न मंत्री तय हो पा रहे हैं, न वहाँ मुख्यमंत्री तय हो पा रहे हैं। जनता बेचारी करे तो क्या करे इसमें। मतलब ये पॉलिटिकल फेल्योर का मेरे अंदाज से हम बढ़ रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र भी झारखंड भी। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा अनुपम जी, आप झारखंड और महाराष्ट्र में क्या अंतर देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो समस्या झारखंड में है वही समस्या महाराष्ट्र में भी है? तय नहीं हो पा रहा है, यहाँ मंत्री नहीं तय हो पा रहा है, वहां मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहा है। देखिए, अंतर है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सरकार बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। उनको जो दिक्कत आ रही है वो शिंदे गुट से आ रही है। वो शिंदे गुट के बगैर भी आराम से सरकार बना सकते हैं। अजीत पवार लगातार खुल के बयान दे रहे हैं और उन्हें मालूम है कि अजीत के साथ हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही कि इतने प्रचंड लहर के बाद, इतनी ढेर सारी सीटों के बाद, अब तो एक ये भी दिक्कत है कि जो भी शख्स सरकार में नहीं बैठना चाहेगा उसकी पार्टी में टूट की एक तरीका देखा जा रहा है। जहां तक यहाँ की बात है, झारखंड की एक बड़ी बात यह है कि सोरेन को भी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का साथ चाहिए, पर कांग्रेस भी उनको छोड़ नहीं सकती। ये सारी दिक्कत एक शुरुआती तौर पे जो मेरी जानकारी है वो डिप्टी सीएम के पद को लेके आई थी, क्योंकि बिना कांग्रेस के यहाँ सरकार बनती नहीं और सोरेन शायद उसके लिए तैयार नहीं है। अब ये मंत्रियों में कौन मंत्री बनेगा, नहीं मंत्री बनेगा, अब इसमें भी एक सारी दिक्कत ये आती है कि साहब कांग्रेस के अंदर बहुत ढेर सारे गुटबाजी आपको नजर, ऐसा नहीं कि किसी और पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर केंद्र से तनाव बना रहता है, तमाम चीजें हैं। लेकिन चूंकि इस समय हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की भी अपनी एक गुटबाजी है। और दिक्कत यह है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो ऐसे तमाम लोगों पर निर्भर है जिनका अपना कोई चुनावी वो नहीं है, चुनावी सफर नहीं है या कोई चुनावी ताकत नहीं है, जमीन से जुड़े नहीं। अभी आप सुबोध साहब को आप कह रहे थे कि बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के। भाई सुबोध साहब, उन्होंने 15 साल पहले सुबोध ने आखिरी चुनाव जीता था 2009 में। उसके बाद 2 चुनाव वो हार चुके हैं। आखिरी बार वो चर्चा में रहे थे कोयला घोटाला में 2012 में, इस्तीफा जब उनसे लिया गया था। तो कौन कितना बड़ा नेता बचा? केंद्र में आप देख लीजिए, जयराम रमेश आपको कौन से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी की जितनी किचन कैबिनेट है उनमें से कौन आदमी एक कॉर्पोरेटर का इलेक्शन भी जीतने को तैयार है या सकता है? लेकिन उसके बाद सब अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ पंकज जी, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और आने वाले दिनों में ये बात साबित होगी कि कांग्रेस में जो चीज एक नजर नहीं आ रही है वो है, और वो जो टीम्स के लिहाज से नजर आ रही है वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पब्लिकली कितना भी मोहब्बत का डिस्प्ले करें, पर हकीकत ये है कि कांग्रेस के आज की तारीख में 2 सबसे बड़े फैक्शन ये भाई बहन ही है पंकज जी। ये आपको हकीकत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है डॉक्टर संजय
कि अगर कांग्रेस डिसाइड करने में इतना देर लगाती है तो क्या इसको समझा जाए? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि कांग्रेस को लेकर के चर्चा अब हर जगह होती है, जीता हुआ गेम हार जाते हैं, जीती हुई बाजी हार जाते हैं, कांग्रेस का ये स्वभाव बन चुका है। ऐसे में और भी बड़े नामों की चर्चा है, श्वेता सिंह हैं, उनका भी नाम आ रहा है, और भी कई लोग हैं जिनका कांग्रेस में चर्चा है। 8-9 नामों की चर्चा है। 4 नाम तो जो प्रमुख तौर पर मेरे पास था वो मैंने बताया, पर आपको क्या दिखाई पड़ता है? आपको लगता है कि कांग्रेस की खींचतान ही वो वजह है जिस वजह से झारखंड में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है? चलिए ये भी ठीक है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो मुझे दिखाई पड़ता है, रामेश्वर उरांव बड़ा नाम, क्या उनके इतना कैपेबल और लोग हैं जो उस पद को संभाल सकते हैं? ये भी एक बड़ी चर्चा है। और तीसरी बड़ी बात यह है, मैं चाहूंगा यही सवाल राज सिंह जी से भी लूंगा, तीसरी बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन का विश्वास किसको प्राप्त है? यह भी तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं चाहूंगा आप इस पर कुछ बोलें, डॉक्टर संजय जी। ये तीसरे सवाल से ही मैं शुरू करता हूं कि हेमंत सरकार या हेमंत सोरेन का भरोसा किन पर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, कांग्रेस तो तय ही करेगी कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि हेमंत सोरेन सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और वो कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ का एडिशनल बजट उनको मतलब चाहिए, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए हैं उसको पूरा करना बहुत आसान है। बहुत तरह की बात हो रही है, पर सवाल है कि मिनिस्ट्री भी तो कॉम्पिटेंट चाहिए ना, कि आप एडिशनल रिसोर्सेज कहां से जनरेट करेंगे, आपने जो वादे किए हैं वो लोगों के साथ कैसे पूरा करेंगे? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्र नहीं है, सिंपल अर्थमेटिक है कि जो 2500 रुपए की राशि ये डालेंगे, जिस 20,000 करोड़ की बात आपने कही, झारखंड पर पहले से ही कितना कर्ज का बोझ है पता होगा, सब लोगों को पता है। तो बिल्कुल एक ऐसा स्मार्ट इनको मंत्रिमंडल तो चाहिए ही ना, जो रिसोर्स को डेवलप करे, और रिसोर्स को डेवलप कर करके झारखंड जो भरोसा लोगों को दिला रहे हैं, झारखंड की सरकार उस भरोसे पर खरे उतरे। तो जो ये तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंट लोग या जो हेमंत सोरेन जिन पर भरोसा करते हैं वैसे लोगों की तलाश है। लेकिन जो दूसरी बात है, कांग्रेस में भी कई खेमे हैं और हर खेमा चाहता है, वो प्रमंडल वाइज बात तो सैद्धांतिक तौर पर अच्छा लगता है कि भाई हर प्रमंडल से रिप्रेजेंटेशन हो, और उस प्रमंडल से जब रिप्रेजेंटेशन होगा तो कांग्रेस की सांगठनिक धार मजबूत होगी, कांग्रेस वहां पर परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन वहां जो गुटगबाजी जो चल रही है, सुबोध कांत साहब क्या चाहते हैं, जो प्रभारी बने हुए हैं वो क्या चाहते हैं, वहां के स्थानीय लोग जो नेता हैं वो क्या चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो क्या चाहते हैं, ये सब के अपने अपने गुट बने हुए हैं और सब गुट के साथ कोई ना कोई विधायक खड़े। इस गुटबाजी के चक्कर में भी कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। राज सिंह जी, मेरे पास कुछ और नाम आ रहे हैं, मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा श्याम किशोर चौबे जी भी इनके बारे में बताएं। कहा जा रहा है कुमार जयमंगल भी रेस में बने हुए हैं, इनका नाम भी आ रहा है, श्वेता सिंह का भी नाम आ रहा है, नमन विक्सल कोंगांडी का भी नाम आ रहा है और शिल्पी नेहा तिर्की का भी नाम आ रहा है। क्या इन नामों की चर्चा आपने सुनी है, जो हमें यहाँ लोग बता रहे हैं दिल्ली से कि इनके नाम की भी चर्चा है? क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस में स्थिति अभी ये है कि उनके 16 के 16 विधायक जो है रेस में हैं, मतलब कोई किसी से पीछे नहीं है। जिन नामों की चर्चा आप कर रहे हैं, तो आप अगर शुरू से देखें तो शायद 2-4 ही विधायक, श्याम किशोर सर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, सीनियर है, उनको अंदर की बात मालूम होगी। लेकिन यह है, कांग्रेस की स्थिति कमोबेश यही है। आप किसी भी राज्य में आप चले जाएं, आपको कांग्रेस की स्थिति यही दिखेगी। मैं जो आप अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह, ये बेरमो से चुनाव जीत कर आए हैं, राजपूत जाति से आते हैं, तो अगड़ी जाति के हैं ये, तो इनके नाम की भी चर्चा हो रही है। ये अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं, दिल्ली भी गए थे और लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं कि इनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, क्योंकि पिछली बार ये ये उपचुनाव में चुनाव जीते थे। उपचुनाव जब इनके पिता राजेंद्र बाबू, उनके देहांत के बाद वहां उपचुनाव हुआ था बेरमो में, तब जीत कर आए थे और इस बार वो चुनाव जीते हैं। जिस श्वेता सिंह की आप बात कर रहे हैं, वो बोकारो से जीत कर आई हैं, वो बगल बिल्कुल बेरमो से बिल्कुल सटा हुआ है और वहां से वो
चुनाव जीती हैं, समरेश सिंह की बहू हैं, समरेश सिंह बड़े नेता हैं और वो भी राजपूत जाति से ही आते हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो मांडर से जीती हैं। बंधु तिर्की जो बड़े नेता हैं, उनकी पुत्री हैं, वो भी उपचुनाव में जीती थी और इस बार फिर जो है वो चुनाव जीत कर आई हैं। तो नाम जो अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के किसी भी विधायक से आप बात कीजिए तो बस वो यही कहता है कि हमारा तो है ही, आप देखिए आगे क्या होता है, बस हम तो लगे हुए हैं। इस तरह के जवाब कांग्रेस की तरफ से मिलता है। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो वो 4 लोग होंगे, वो 4 लोग सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं होंगे, उस पे हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनका मुहर लगना भी जरूरी है इस कैबिनेट में, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 वाली अब रही नहीं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पीछे रह गई है। ये जो नई झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसका प्रतिनिधित्व हेमंत सोरेन कर रहे हैं, वो इस गवर्नमेंट को अपनी तरह से तरीके से चलाएंगे। अभी कुछ देर पहले जो आप सवाल पूछ रहे थे कि हेमंत सोरेन के विश्वास हासिल करना भी एक बड़ा फैक्टर होगा। देखिए आपने जिन नामों की चर्चा की, दीपिका पांडे सिंह ने जब गवर्नमेंट बना था 2019 में, तो सबसे पहले सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ने का काम उन्होंने ही किया था। सारी महिला विधायकों के साथ जो है सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए थे। वो सीएलपी लीडर की यहाँ बैठक से लेकर तमाम तरह की बातें हो गई थी। रामेश्वर उरांव इनके ऊपर यह आरोप लगा कि ये कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेकर विरसा कांग्रेस बनाने जा रहे थे। राजेश कश्यप, इरफान अंसारी, विक्सल कोंगारी, ये तीनों तो पकड़े ही गए कोलकाता में। इनके पास से पैसा बरामद हुआ, बोले साड़ी खरीदने हम कोलकाता गए थे। तो कांग्रेस के भीतर नेताओं का विश्वास पाना वो एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा ही है। कांग्रेस के हर विधायक जो हैं वो लाल घेरे में रहते हैं। कम से कम झारखंड ही नहीं, अगल बगल किसी राज्य में अभी तो कमोबेश यही स्थिति है। तो मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि कांग्रेस जिन 4 नामों पर चर्चा कर रही होगी, उस पर आखिरी मुहर जो है यहीं से लगना है। मैं अभी जहां मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे यहाँ के सचिवालय में अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं, तो यहां से मुहर लगना बहुत जरूरी है। अब अनूप सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। मेरी कुछ कांग्रेस में जो सोर्स है उनसे बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि बात तो सब ठीक है, वहां से मुहर भी लग गया, लेकिन अब कांके रोड से जब तक मुहर नहीं लगेगा तो बात बनेगी नहीं। दीपिका पांडे के साथ भी यही बात है, रामेश्वर उरांव के साथ भी यही बात है। तो मामला यही फंसा हुआ है। वो 4 लोग कौन होंगे, ये एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि तिलिस्म है, कब इसका पर्दा उठेगा, कब नाम निकलेगा। अरे तो आप कमाल की बात कर रहे हैं। अनुपम जी कह रहे थे ना कोई हाई रह गया ना कमांड रह गया। तो सवाल यह है कि उस हाई कमांड को जेएमएम भी रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि 4 नाम वो भेजेंगे भी, अगर हेमंत सोरेन को अच्छा नहीं लगा तो वो लौटा देंगे, श्याम किशोर चौबे जी। और उसमें जो मेरे पास खबर आ रही है, वो खबर ये है कि सबसे ज्यादा पेंच उलझ रहा है रामेश्वर उरांव को लेकर। मेरे पास जो खबर आ रही है कि रामेश्वर उरांव को लेकर के बहुत ज्यादा पेंच फंस रहा है और कांग्रेस उसी पर उलझी हुई है, क्योंकि उनको तो माना जाता है भाई वो आईपीएस भी रहे, लंबा प्रशासनिक अनुभव है, वित्त मंत्री रहे, सभी तरह की बात है। और कहा जा रहा है कि उनके कद का कोई नेता इंडिया ब्लॉक के पास है भी नहीं जो वित्त की समझ रखता हो। और वो हेमंत सोरेन से एक औपचारिक मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस रामेश्वर उरांव पर ही उलझी हुई है। आपके पास क्या जानकारी है, प्लीज साझा करें। देखिए, जो बात आप लोग अभी बोल रहे थे कि कांके रोड यानी हेमंत सोरेन की आखिरी मुहर भी इम्पोर्टेंट है, वो मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर बात है कि उनकी आखिरी मुहर इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके पहले जो हुआ, जो यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश और जो प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, ये लोग हेमंत सोरेन से क्लोज डोर मीटिंग करने के बाद ही दिल्ली गए हैं। तो जाहिर बात है कि हेमंत सोरेन की स्वीकृति सहमति लेके ही नाम वो लेके दिल्ली गए हैं। रही बात रामेश्वर उरांव की, तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि रामेश्वर उरांव ने अर्थशास्त्र में पीएचडी किया हुआ है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव है वो, और जानकारी तो है उनके पास, लेकिन पेच फंसेगा तो वही गुटबाजी के कारण। अदरवाइज रामेश्वर उरांव बेशक सबको जानता है कि बहुत क्या कहिएगा कि डाउन टू अर्थ लीडर हैं, और जब ऑफिसर थे, आईपीएस अफसर थे, तब भी वे वैसे ही थे। इनके पास इनका कोई जोड़ नहीं है, और बाकी चाहे जिसको ले लें। हाँ, जैसा कि राज जी बोल रहे थे, आपने भी कहा इनका
अनूप सिंह कुमार जयमंगल के लिए, तो कुमार जयमंगल की भी बात आ रही है। श्वेता सिंह की बात मतलब जैसे चुनाव के दौरान था, आप जिस किसी लीडर से पूछते जो चुनाव में खड़ा था, तो उस समय तो सभी जीत रहे थे, जितने लोग खड़े थे सभी जीत रहे थे। अभी जो है कांग्रेस में स्थिति यह है कि 16 के 16 मंत्री बन रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा कि हमारे नाम की चर्चा नहीं है या हम रेस में नहीं है। लेकिन जो 4 हैं उसमें मेरी समझ से रामेश्वर उरांव को ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी 3 में अगर जैसी की बात आ रही है, दीपिका की या फिर प्रदीप यादव की या फिर इरफान अंसारी की, अगर तीनों को ये समाहित करते हैं या किसी 2 को भी करते हैं, तो बाद में वो जो है कि हेमंत सोरेन के कंधे पे बैठ के फिर चुनाव जीतना है, राजनीति करनी है, तो वो करते रहें। लेकिन जो मेरी सूचना है कि इस बार थोड़ा अलग ये लोग सोच रहे हैं, अलग सोच रहे हैं और अलग सोच रहे हैं, अलग सोच रहे हैं। मैं जी हाई कमांड की, तो हाई कमांड की बात तो सब लोग रखेंगे ही, और हाई कमांड के स्तर पे अब सभी दल फेल नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बहुत टाइट ही है उस ढंग से। झारखंड में स्पेशली झारखंड इसका एम्पल एग्जाम्पल है। आप देखिए चुनाव में जिस ढंग से विद्रोह हुआ, स्पेशली भाजपा में जो विद्रोह हुआ, वो तो पिछले 11 साल में अनुपम था, ऐसा तो हुआ नहीं था कभी। हर जगह वही है। अब हाई कमांड की पकड़ इसलिए कि विधायक के चुनाव में दल जितना महत्वपूर्ण होता है, हाई कमांड जितना महत्वपूर्ण होता है। आप मान के ये चलिए कि 33% तो विधायक का व्यक्तित्व काम करता ही है। चलिए, इसलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन 2 नाम के बारे में भी बताएं, फिर मैं डॉक्टर संजय के पास जाऊंगा। नमन विक्सल कोंगाडी और शिल्पी नेहा तिर्की, इनके नाम भी आ रहे हैं, इनके नाम की भी चर्चा है। वैसे राज सिंह जी ने बड़ा ही व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि 16 का नाम आ रहा है, उस पर आप जिससे बात करेंगे सब कहेगा मैं मंत्री बनने की रेस में हूं। लेकिन मेरे पास जो नाम है उसमें नमन विक्सल कोंगाडी और शिल्पी नेहा तिर्की, ये इन दोनों के बारे में भी जरा बताइए। राज सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। दोनों नाम जो है, ये देखिए, अगर रामेश्वर उरांव को बनाया जाता है, जैसा कि श्याम सर भी कह रहे हैं कि उनकी प्रबल संभावना है, नो डाउट, क्योंकि वित्त जो मंत्रालय होता है बहुत इंपॉर्टेंट विभाग होता है। तो ऐसे में अगर रामेश्वर उरांव को अगर कंसीडर किया जाता है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि विक्सल कोंगारी या फिर शिल्पी नेहा तिर्की को मौका मिलेगा, क्योंकि जो जातिगत समीकरण है उसको भी सामंजस्य कांग्रेस को बिठाना होगा। देखिए, कांग्रेस ये कभी भी भूल नहीं करना चाहेगी, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। बिहार जो है नेवर स्टेट है झारखंड का, एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, और या झारखंड के पॉलिटिक्स का असर बिहार में पड़ता है और बिहार के पॉलिटिक्स का असर कहीं ना कहीं झारखंड में भी पड़ता है। तो इसलिए आप देखिए कि जातिगत समीकरण का तो खास तौर से ख्याल जरूर ये रखेंगे, और ये देखेंगे कि जो है उसका हम फायदा कम से कम जो है बिहार चुनाव में जरूर उठाएं। तो मुझे लगता है कि अगर रामेश्वर उरांव को अगर ये कंसीडर करते हैं, तो उस कंडीशन में फिर विक्सल कुंगारी और शिल्पी नेहा तिर्की को नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है ट्राइबल हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। मतलब जो है विक्सल कुंगारी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, आती हैं, और शिल्पी नेहा तिर्की भी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सा संशय दिख रहा है। जी जी, 1 मिनट में केवल जोड़ दूं कि ये तीनों साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल के हैं। जैसे आप चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल, मैं और सवाल लेकर के आ रहा हूं, पर मैं डॉक्टर संजय आपसे पूछना चाहूंगा। आरजेडी के कोटे से आ रहा है कि जो देवघर से जीते हैं पासवान, वो सुरेश पासवान, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आरजेडी चाहेगी कि सुरेश पासवान को मंत्री बना करके, जैसा कि अभी राज सिंह भी कह रहे थे कि देवघर बिहार से सटा हुआ है, देवघर से उनको मंत्री बनाया जाए और यहां पासवान समाज में एक सेंधमारी करने का प्रयास करेगी, कर सकती है आरजेडी, एक अपने गृह क्षेत्र में एक मैसेज देने का काम करेगी कि देखिए मैंने किसको मंत्री बनाया? नहीं, बिल्कुल कर सकती है, और ऐसा तो आरजेडी करते रही है। अगर नेबरिंग जो देवघर है, जमुई से लेके बांका, वो सब पूरा इलाका, मैं तो कहूंगा कि पूरे बिहार में वो एक सिंबॉलिक तरीके से उनका इस्तेमाल आरजेडी कर सकती है। और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, रामविलास पासवान जी हों या चिराग पासवान जी अभी हैं, वो स्वर्गीय हो गए, तो पासवान समाज का वोट मिलते रहा है आरजेडी को।
अगर ये उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हो सकता है कि उनका लाभ ले, एक। और दूसरी बात, अभी 2025 के चुनाव में बिहार में देर है, तब तक चिराग पासवान कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, एनडीए के ही हनुमान बन के रहेंगे, कहीं कोई और ये कर लेंगे। अभी तो कल ही हम देख रहे थे कि जीतनराम मांझी को वहां पर पहली पंक्ति में बैठा दिया गया ले जा करके, जो पार्लियामेंट है उसमें पहली बार के सांसद, एमपी, मंत्री, और उनको पहली पंक्ति में जगह दी गई, ललन सिंह को दे दी गई। तो क्या चिराग पासवान को ये करने के लिए आरजेडी सुरेश पासवान का इस्तेमाल कर सकती है, और खास करके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसलिए राजनीति में तो जातीय समीकरण का फायदा उठाते ही रहती है पार्टी, और वो देवघर तो चूंकि एक ऐसा जगह है जहां से एक मैसेजिंग भी होता है। लालू प्रसाद जी तो और उनकी पार्टी तो इस मामले में बड़ा ही ये है, जिसको कहते हैं कि कैलकुलेटिव है, कि देखिए हमने पासवान जाति को कैसे मंत्रिमंडल में जगह दे करके रिप्रेजेंटेशन दिया। तो बिल्कुल इसका फायदा लेने की कोशिश आरजेडी करेगी बिहार, और बिहार के चुनाव में हम समझते हैं कि उनके चुनाव प्रचार में भी उनका इस्तेमाल करेगी, निश्चित रूप से करेगी। मैं चाहूंगा श्याम किशोर चौबे जी, हमने ये सारी बात तो कर ली, कांग्रेस कोटे से कौन बन रहा है, स्पीकर क्या वही दोहराए जाएंगे जो पिछली सरकार में स्पीकर थे? जरा उनके बारे में भी बताइए। मेरे पास जानकारी है कि वही स्पीकर बनने जा रहे हैं। नहीं, देखिए मेरे पास जो जानकारी है उसमें दो नाम है। हालांकि जेएमएम के जो कहिए वरिष्ठतम लीडर हैं प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, उनको अभी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। 9 तारीख को जो विधानसभा की पहली बैठक होगी, तो एक चर्चा ये भी है कि उनको शायद फिर कंटिन्यू भी करा दिया जाएगा। एक चर्चा है और योग्य है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरे में फिर वही है जो पूर्व स्पीकर है रविंद्रनाथ पांडे, और जातीय समीकरण में वो आते भी हैं, रविंद्रनाथ महतो यादव जाति से आते हैं, तो ये संभव है। और सरकार के अनुरूप वो चलते रहे, सदन को चलाते रहे 5 साल तक, तो उनपे इनका भरोसा होना भी चाहिए। लेकिन योग्यता में स्टीफन मरांडी कम नहीं है। जो जेएमएम लीडर से मेरी बात होती रही है उसमें है कि शायद स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर के बाद भी कंटिन्यू कराया जा सकता है। तो यही दो नाम है, दो में से फिर ये जिसको कर लेंगे। जेएमएम भी अपने कोटे से 6 मंत्री बनाएगी, ये तो तय दिख रहा है। अब 6 में आपको कौन कौन लग रहा है? वही मंत्री जो पिछली बार थे, उसमें से चंपई सोरेन का नाम तो आएगा नहीं, उनकी जगह रामदास सोरेन बन सकते हैं। और कौन कौन नाम आपको लग रहा है? जी, रामदास सोरेन तो ऑलरेडी मंत्री थे। रामदास सोरेन को तो मंत्री बनाया ही गया था, और चंपाई सोरेन की जगह पे वो किधर से लेते हैं, इसलिए कि इस बार तो जेएमएम हर प्रमंडल में जीता है, और हेमंत सोरेन ये एकदम से कहिए कि बहुत मैच्योर लीडर के रूप में आए हैं। वैसी स्थिति में हो सकता है रामदास सोरेन चूंकि मंत्री थे पिछली कैबिनेट में, तो उनको कंटिन्यू करा के या तो वहां से किसी और को लेवे या फिर दूसरे प्रमंडल से लेवे, यह संभव है। मैं राज सिंह आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए कि जेएमएम अपने कोटे से किस किस को मंत्री बना सकती है? जेएमएम में जो मेरे पास जानकारी है, जेएमएम 1-2 नए नाम उसमें जोड़ सकती है। जैसे हफीजुल हसन अंसारी और एमटी राजा को लेकर चर्चा हो रही है कि उसमें अभी जो मेरे पास जानकारी है कि हफीजुल हसन अंसारी का थोड़ा पलड़ा भारी है, उनको फिर से दोबारा जो है रिपीट कर सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। दीपक बिरुवा का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वो चाईबासा से हैं और काफी सीनियर हैं, पुराने विधायक हैं। पिछली बार जो है उनको मौका मिला था, तो इस बार उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। आखिरी समय में उनको मौका मिला था पिछली सरकार में, शुरू में वो मंत्री नहीं बनाए गए थे, तो दीपक बिरुवा का नाम भी जो है ये माना जा रहा है। और अगर अनंत देव जो है छोटे राजा के नाम से जो भवनाथपुर से जीत कर आए हैं, जिन्होंने भानु प्रताप शाही को हराया है, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर जो है वहां से चुनाव हार गए हैं, क्योंकि वो अगड़ी जाति से आते हैं, तो मुझे लगता है कि अनंत देव को भी ये मौका मिल सकता है, क्योंकि हालांकि वो अभी चुनाव से ठीक पहले जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं और चुनाव जीत कर अभी आए हैं। तो हालांकि पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन वो किसी और दल से विधायक रहे हैं। जेएमएम में वो जो है अभी कुछ दिन पहले ही शामिल हुए, तो उन्हें भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि पलामू प्रमंडल में इस बार जो है
इंडिया अलायंस ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। वो एक पूरा इलाका जो है, पूरा पॉकेट जो है बीजेपी का गढ़ रहा है और वहाँ एक अच्छी खासी सेंधमारी इंडिया अलायंस ने की है। तो ऐसे में जेएमएम जरूर ये चाहेगा कि इसका फायदा जो है वो आगे भी उठाए, तो वहां से प्रतिनिधित्व के तौर पर जो है वो अनंत देव को मौका दे सकते हैं। और अगर फिर इधर आप आ जाएंगे तो लुइस मरांडी की नाम की भी चर्चा है, क्योंकि लुइस मरांडी जामा से जीती हैं और महिला चेहरा वो हो सकती हैं। बीजेपी से एक चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी नेता थी उस इलाके की, वो दुमका में उन्होंने गुरुजी के उस साम्राज्य को एक तरह से लगातार चुनौती दी, राजनीतिक साम्राज्य को, और इस बार वो जामा से जीती हैं। तो हो सकता है कि लुइस मरांडी को मौका देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है एक तो पूरे संथाल को साधने की कोशिश करें और एक मैसेज भी देने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरीके से चंपई सोरेन बीजेपी में गए और उन्होंने एक आदिवासी अस्मिता और अपने जो अपमान का एक इशू उठाया, उसको एक तरह से चुनौती देने के लिए लुइस मरांडी को हेमंत सोरेन आगे कर सकते हैं। तो इस तरह के कई नामों की चर्चा है और इसमें कई एक नाम हो सकते हैं जो चौंकाने वाला भी हो सकता है। तो इस बार थोड़ा सा अलग रहेगा। 3, 4, 6 हैं तो 3 या 4 जो है वो पहले वाले ही रहेंगे, बाकी के 2, 1 या 2 या 3 वो नए चेहरे होंगे। और वो जो नए चेहरे होंगे उससे एक तरह से हेमंत सोरेन की जो एक तरह से गंभीरता है वो अभी के मतलब जो जेल से आने के बाद जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं उसको एक तरह से परिलक्षित करेगा या उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये है, ये संभावना दिख रही है। तो क्या डॉक्टर संजय आप भी सहमत हैं, नए नए चेहरे दिख सकते हैं, लेकिन इन नाम में कहीं भी कल्पना सोरेन का नाम नहीं है, वो संगठन ही देखेंगी? नहीं, चूंकि ये लोग तो नजदीक से चीजों को समझ रहे होंगे, लेकिन बीच में ये खबर तो आई थी कि कल्पना सोरेन को भी जगह मिलने जा रही है मंत्रिमंडल में। अब हो सकता है कि बाद में फिर तय किया गया होगा कि नहीं, पहले इन लोगों को एकोमोडेट कीजिए जिसकी वजह से हम संतुलन को कायम रख सके। लुइस मरांडी के बारे में मुझे भी है कि लुइस मरांडी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और कुछ पुराने कुछ नए को मिला करके बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। और बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से कि हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद एक परिपक्वता उनमें दिख रही है, तो सरकार को संतुलित तरीके से चलाने की वो कोशिश करेंगे और मंत्रिमंडल में भी संतुलन साधेंगे, ताकि अभी से कोई बगावत की बात जैसी चीजें न हो। या आपने जो कहा मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि एक बड़ा टास्क इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है, वो 2500 रुपए की राशि जो 20,000 करोड़ का आंकड़ा छूता है, और भी कई विकास की योजनाएं। तो उसके लिए जब तक एक अनुभवी, एक समझदार और एक बिल्कुल मैं एक लाइन में जवाब श्याम किशोर चौबे जी से ले रहा हूं। फाइनल कमेंट, कल्पना सोरेन सरकार का हिस्सा होंगी या वो संगठन संभालेंगी? मेरी समझ से संगठन ही संभालेंगी, इसलिए कि कल्पना सोरेन को मंत्री बनाकर हेमंत सोरेन अपने भाई से बिगाड़ नहीं करना चाहेंगे, बसंत सोरेन से बिगाड़ नहीं करना चाहेंगे। चलिए, तो बड़ी बात कह रहे हैं, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा और खास तौर पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी जो दिल्ली पहुंचे हैं आला कमान से मुलाकात करने, और उसके बाद किन नामों पर आला कमान टिक मारता है और उसको बंद लिफाफे में जेएमएम के मुखिया, जी हां, हेमंत सोरेन को सौंपा जाएगा और हेमंत सोरेन क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन झारखंड में मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होने जा रहा है, हो सकता है, और साथ ही साथ स्पीकर पद के लिए कौन से नाम की चर्चा है, ये सारी बात हमने आपके साथ की, क्योंकि झारखंड से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ जमीनी हकीकत को बखूबी जानने वाले पत्रकार हमारे साथ थे, जिनके जरिए हमने आपको बताने का प्रयास किया कि झारखंड का मंत्रिमंडल कैसा होने जा रहा है। तो बिहार की बात में इतना ही। श्याम किशोर चौबे जी, राज सिंह जी, अनुपम मिश्रा जी और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।